Welcome guys, welcome to War of Aspirants and we are going to discuss some more facts about Indian geography and this is our part 8। ये हमारा आज 8वां भाग है। We have already discussed 7 classes। हमने 7 classes में बहुत सारे facts already discuss कर लिए हैं, आप लोग already जानते हैं। कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बाइलिंगुअल, बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश की कोई समस्या ही नहीं है। बिल्कुल हर चीज़ जो एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में है वही सेम एक्सप्लेनेशन आपको इंग्लिश में है। नोट्स की भी कोई टेंशन नहीं है, आपको नोट्स सीधे सीधे जो आपकी स्क्रीन पे होंगे उसको देख करके आपको नोट्स भी बना लेना है, तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हम हर चीज़ को बिल्कुल मैपिंग के साथ सब चीज़ कवर करके चल रहे हैं, तो बिल्कुल भी आज हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे की बात पाएंगे। देखिए आपको मैं सिलेबस सबसे पहली क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो उसके विषय में तो आपको यहाँ पर ऐसी बात ही नहीं है। जरा मैं आपको लेके चलता हूँ सिलेबस की तरफ लेके चलूँ तो देखो आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि यदि हम सिलेबस की हम बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था सबसे पहली क्लास में कि आज अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। इस टॉपिक को अभी हम कवर कर रहे हैं और इसमें हमने लोकेशन एंड एक्सपेंशन इस चीज को तो हमने कवर कर लिया, यानी अवस्थिति यानी लोकेशन और एक्सपेंशन यानी विस्तार, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। बाउंड्री लाइंस वाला टॉपिक आज हमारा चल रहा है और आज हम खत्म कर लेंगे फ्रंटियर्स भी हम आज पढ़ेंगे और आज हम ये वाला टॉपिक जो है स्टार्ट कर देंगे डिस्प्यूट्स, कि आखिर इंडिया की जो बाउंड्री है उनके डिस्प्यूट क्या क्या है, विवाद क्या है, आज ये टॉपिक हम स्टार्ट कर देंगे। और उम्मीद है कल वाली क्लास में पूरा सेक्शन, जो पहला सेक्शन है ना ये इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया वाला, ये पूरा सेक्शन कल वाली क्लास में खत्म हो जाएगा, यानी पार्ट नंबर 9 में। फिर हम आ जाएंगे क्लास नंबर 10 से ज्योग्राफिकल रीजन, और ये जो दूसरे वाला पार्ट है ना, जब आप दूसरे वाला पार्ट पढ़ोगे ये वाली जो यूनिट आप पढ़ने वाले में माउंटेन्स होंगे यानी पर्वत, प्लेटू यानी पठार, रॉक्स यानी चट्टाने, ग्लेशियर्स यानी इनको हम कहते हैं हिमनद, आइलैंड्स यानी द्वीप, प्लेन्स भाई समतल मैदान, डेजर्ट मरुस्थल और लेक यानी झीलें, पास, ड्रेनेज पैटर्न, अपवाह प्रतिरूप, डैम्स, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे ना आपको ऐसा लगेगा कि अरे क्या चीजें पढ़ ली हमने ज्योग्राफी में, बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको, उसमें मजा भी आएगा। तो चलो फिर आज की हम बात पे आ जाएं। तो देखो कल की क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे, कल की क्लास में हमने 2 बाउंड्री लाइंस, 2 सीमा रेखाओं की बात की थी। कौन कौन सी थी जरा याद करिए। हाँ बिल्कुल सही सोचा बिल्कुल। तो देखिए सबसे पहले मैंने बात करी थी रेड क्लिफ लाइन की, किस किस के बीच में, ये भी मैंने आपको कल बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में। और दूसरी बात हमने किसकी की थी, अरे बिल्कुल सही, डूरेंट लाइन की। किसकी बात की थी, डूरेंट लाइन की बात की थी। तो अब आगे बढ़ जाएं उससे और देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग ऑलरेडी जानते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। भाई टॉपिक क्या है, अरे टॉपिक क्या है हमारा, भाई पीछे वाली क्लासेस देख लो यार, जाकर के आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां भी जाकर के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हो। देखो ये वाला टॉपिक चल रहा है हमारा बाउंड्री लाइंस, इस टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं। आ जाए आगे। तो देखिए अगली बाउंड्री कौन सी है, अरे अगली बाउंड्री है मैकमोहन लाइन, मैकमोहन रेखा, ये है अगली रेखा मैकमोहन लाइन। देखिए मैकमोहन लाइन किन किन देशों के बीच में, पहला क्वेश्चन ये उठता है, बताइए मैकमोहन रेखा किन किन देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा है। तो मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत, अब तिब्बत पे अधिकार किसका है, यानी चाइना का। तो इसका मतलब मैकमोहन रेखा किस किस के बीच की रेखा हो गई, भारत और चाइना के बीच की सीमा रेखा है। द मैकमोहन लाइन इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड, भाई देखो तिब्बत मैंने क्यों लिखा है इसका एक रीजन है, आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। और तिब्बत पर अधिकारी किसका है, किसने ऑक्यूपाई कर रखा है तिब्बत को, अरे बिल्कुल सही, चाइना ने। किसने, चाइना ने, बिल्कुल सही सोचा, बिल्कुल ठीक। तो देखिए ये जो मैकमोहन लाइन है ना, इसको 1914 में ड्रॉ किया गया था, 1940 में इसको डिसाइड किया गया था। किसने डिसाइड किया था, किसने, अरे इसको उस समय भारत में किसकी सरकार थी, उस समय भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। कौन सी गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट। उस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तिब्बत के साथ एक किया था शिमला समझौता, अरे उस भारत की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तिब्बत के साथ किया था शिमला समझौता। उस शिमला समझौता में मैकमोहन रेखा इन द ईयर 1940, अरे 1914 में डिसाइड की गई थी भाई, 1914 में द मैकमोहन लाइन वाज लेड डाउन, खींची गई, निर्धारित की गई इन द ईयर 1914 इन द शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट में इस लाइन को 1914 में डिसाइड किया गया था बिटवीन, किसने डिसाइड किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड तिब्बत। एंड नाउ तिब्बत इज ऑक्यूपाइड बाय चाइना। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। लेकिन पंगा क्या है भैया, अरे जब सब कुछ डिसाइड हो गया तो फिर पंगा क्या है इस लाइन में, मैकमोहन लाइन में पंगा देखना चाहेंगे तो देखिए ये है पंगा।
पंगा ये है, पहले तो समझ लो, देखो इसका नाम कैसे पड़ा। अरे मैकमोहन लाइन क्यों कहा भैया इसको इसलिए कहा क्योंकि इस रेखा का नाम रखा गया किसके नाम पर। ये जो महाशय का नाम दिख रहा है ना आपको, दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा तो देखो ध्यान से, हाँ सही पढ़ रहे हैं आप, सर हेनरी मैकमोहन, बिल्कुल सही। इन महाशय के नाम पे रखा गया है, इस रेखा का नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पे रखा गया, जिन्होंने इस समझौते में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जरा बात को समझो, मैं अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करूं। देखिए शिमला समझौता जब हुआ था ना, जब ये डिसाइड किया गया था तिब्बत के साथ कि भाई बताओ, देखो हमें जो है अपने ब्रिटिश इंडिया की और आपकी जो है बाउंड्री लाइन को निर्धारित करना है। तो उस समय जो अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, उनका नाम था सर हेनरी मैकमोहन। तो इन्हीं के नाम पर उस लाइन का नाम रख दिया गया। आ रही है बात समझ? चलो, दिस द लाइन वॉज नेम्ड आफ्टर सर हेनरी मैकमोहन हु टुक अ मेजर पार्ट, या हु टुक, या आप ये कह सकते हैं हु प्ले अ मेजर पार्ट। टुक नहीं करना है आप, यहां पर करना हु प्लेड अ मेजर पार्ट इन दिस सेटलमेंट। ठीक है, हु प्लेड अ मेजर पार्ट इन दिस सेटलमेंट। अब इसमें पंगा क्या है भैया? अरे पंगा क्या है? पंगा ये है भाई साहब, चीन का, हाँ जी बिल्कुल, ड्रैगन का ये कहना है, चाइना का ये कहना है, तिब्बत स्वायत्त देश नहीं था। अरे तिब्बत इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं थी। अरे तिब्बत स्वतंत्र देश नहीं था, और उसके पास किसी भी प्रकार के समझौते करने का अधिकार नहीं था। वो कौन होता है? तिब्बत कौन होता है कि वो डिसाइड कर लेगा कि ये होगी सीमा रेखा? चाइना का यार ये कहना है कि भाई देखो तुम लोग यार, ये सीमा डिसाइड करी है तिब्बत ने। तिब्बत कोई स्वतंत्र देश नहीं है, तिब्बत कोई स्वायत्त देश नहीं है, इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, ऑटोनोमस बॉडी नहीं है कि वो डिसाइड कर लेगा। क्या अधिकार है तिब्बत को? हम नहीं मानते। तिब्बत ने भले डिसाइड कर लियो ये लाइन, हम नहीं मानते। इसी आधार पर वो अरुणाचल प्रदेश को अपना बताता है। वो कहता है ये तो तिब्बत ने खींची, हमें कुछ नहीं पता, हम नहीं जानते भाई मैकमोहन रेखा को। अरे हम नहीं जानते। वो अधिकार जताता है इस वजह से अरुणाचल प्रदेश पे। बात आ रही है कुछ समझ में? ठीक है, ये विवाद रहा था। चाइना का ये कहना कि तिब्बत स्वायत्त देश नहीं था और उसके पास किसी प्रकार के समझौते करने का अधिकार नहीं था, तो इसलिए ये क्या है? कॉन्ट्रोवर्शियल है, डिस्प्यूटेड है, विवादित है। अकॉर्डिंग टू चाइना, तिब्बत वॉज नॉट एन ऑटोनोमस यानी इंडिपेंडेंट कंट्री एंड डिड नॉट हैव द अथॉरिटी टू एंटर इनटू एनी टाइप ऑफ एग्रीमेंट, देयरफॉर इट इज डिस्प्यूटेड। बात आई समझ? उम्मीद है आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। लेके चलूं मैं आपकी तरफ? हाँ चलो, अब आपको मैप की तरफ लेके चलते हैं। ये तो हो गई थ्योरी। देखो मैं इतनी सारी, देखो ये बहुत ज़्यादा मेहनत होती है वैसे, मत समझना। पहले हिंदी में टाइपिंग करना है, फिर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके रखना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बड़ी मेहनत लगती है भाई। ठीक है, तो चीज़ों का जो वैल्यू है उन वैल्यू को समझें और चीज़ों के अपने नोट्स प्रिपेयर करें, अच्छे से पढ़ें सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, और यदि आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप भी देखो। वैसे तो लोग आजकल होता क्या, लोग चाहते नहीं कि दूसरे का भला हो जाए। वो सोचते हैं कि मैं इतनी अच्छी चीज़ पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ तो दूसरे को क्यों बताऊँ, ऐसे लोग सोचते हैं। अब हो सकता है आप लोग भी शायद ऐसा सोचते हैं। यदि ऐसा सोचते हैं तो ठीक है, फिर तो मैं नहीं कह सकता भाई। लेकिन अभी आप ये चाहते हैं कि हाँ दूसरे लोगों तक भी पहुँचें चीज़ें, ठीक है, तो आप रिकमेंड कर सकते हैं दूसरों को भी कि भाई वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, चीज़ें देख सकते हैं। ये व्यक्ति की अपनी स्वेच्छा पर आधारित चीज़ें होती हैं, इसमें आप किसी को भी ये नहीं कह सकते। देखो आपने देखा होगा कि लोग आते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बटन दबाएं। अब देखो यार सीधी सी बात है, यदि किसी को चीज़ें आपकी पसंद आएंगी तो वो कर लेगा, किसी को चीज़ आपकी पसंद आएंगी तो वो कर लेगा, वरना आप कहते रहो, उससे होना भी क्या है। ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं। चलें आगे, मैप की तरफ लेके चलें। चलो जी, ये लेके आए हम मैप की तरफ। ये रहा आपके सामने मानचित्र। देखो जी, इस मानचित्र को ध्यान से देखें, ध्यान से देखें इस मानचित्र को। देखो, अरे पहले तो आपको समझ लो, ये देखो, ये समझने की कोशिश करो। देखो ये है इंडिया और मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूँ। आप जानते हैं ये है हमारा स्टेट, हमारा राज्य अरुणाचल प्रदेश। अब ये भूटान है, तो यहाँ पर नजर दे, ये देखिए ये वाली जो लाइन है जो आपको येलो येलो दिख रही है ना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन जो आपको येलो दिख रही है, मैं थोड़ा सा इसको ना ग्रेटर बड़ा कर लेता हूँ जिससे कि आपको दिख जाए। ये देखो यहाँ से भूटान के यहाँ से आपको ये येलो येलो लाइन दिख रही है, जहां पर मैं अब ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मेरा कर्सर जहां पर चल रहा है, मेरा पॉइंटर जहां पर चल रहा है, ये वाली लाइन देखिए, ये ही है तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश में है। ये अरुणाचल प्रदेश में भारत और चाइना के बीच में है। इसी को कहते हैं मैकमोहन रेखा। इसी लाइन को क्या कहा जाता है जनाब? मैकमोहन लाइन। ये ही है मैकमोहन लाइन, जहां तक मैंने भी पॉइंटर आपके सामने चलाया है। ठीक है, यहां से लेकर के देखिए, ध्यान से देखिए, यहां से लेकर के, और ये देखो यहाँ पे जहां पे मैं ये लेके जा रहा हूँ आपके सामने, पॉइंटर लेके जा रहा हूँ आपके सामने, कर्सर को लेके जा रहा हूँ, ये देखिए यहां तक
यही क्या है, यही है वो लाइन। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी चीज़। नहीं आई तो इंडिया के मैप पे लेके चलूं, ड्रॉ करके दिखा दूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दिक्कत क्यों मान रहे हो यार, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई टेंशन की गल नहीं जी। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, आ जाओ, थोड़ा सा इसको खिसका लेते हैं। ये भाई साहब को हमने खिसका लिया और ये ले लिया हमने कलर। देखो ये भूटान है, समझ रहे हो, इतना तो मैप का ज्ञान है। और ये देखो ये है जहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं ना, यही है मैकमोहन लाइन, भारत और चाइना के बीच में अरुणाचल प्रदेश में। यही है क्या, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन। किस किस देश के बीच में है, बोलिए, भारत और चाइना के बीच में, ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इट इज कॉल्ड द मैकमोहन लाइन। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई, बढ़ जाएं आगे, चलो जी। इसके बाद जो दूसरे नंबर की लाइन आती है, दैट इज 24th पैरेलल लाइंस, 24वीं समांतर रेखा। 24वीं समांतर रेखा देखिए कच्छ में, जो गुजरात का कच्छ है, रन ऑफ कच्छ का आपने नाम सुना होगा, जो गुजरात का कच्छ जिला है, गुजरात के कच्छ जिले में ये भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। 24वीं समांतर रेखा कच्छ में भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, परंतु पाकिस्तान के द्वारा इसको मान्यता नहीं दी गई है। इट इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन कच्छ गुजरात, बट इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय पाकिस्तान। ये 24वीं समांतर रेखा नाम कैसे पड़ रहा है? अच्छा याद है लास्ट क्लास में आपको कुछ एग्जांपल दिए थे मैंने, 49वीं समांतर रेखा कनाडा और यूएसए के बीच, 38वीं समांतर रेखा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच। अरे ये क्या है? अच्छा याद करो, बाउंड्री के कितने टाइप होते हैं, बताओ, हाँ बोलो बोलो, मन में सोच लो, बता तो नहीं सकते, मन में सोच लो, हाँ ठीक है, गलत सोच रहे, नहीं आ रही आपको याद, मैं बता रहा हूँ। 3 टाइप बताए थे, नेचुरल यानी प्राकृतिक हो सकती हैं सीमाएं किन्हीं भी 2 देशों के बीच में, ज्योमेट्रिकल यानी ज्यामितीय हो सकती हैं, और तीसरी कृत्रिम यानी मैनमेड हो सकती हैं। तो बताइए किसका एग्जाम्पल है 24 समांतर रेखा? ये है ज्यामितीय। अच्छा सुनो, इस 24वीं समांतर रेखा 49वीं समांतर रेखा क्या होती है? वो वाली क्लास याद करो जिस क्लास में आपको पढ़ाए गए थे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, याद आ रही है वो क्लास? अरे याद आ रही है वो क्लास जिसमें आपको पढ़ाए गए थे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड? अब उस क्लास की बात को जरा समझने की कोशिश करो, वहां से आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी। जरा अच्छी सी शेप लेकर, जरा अच्छी सी मैं शेप को ड्रॉ कर लेता हूँ। शेप्स कहाँ मिलेंगी यार? ये शेप्स किधर मिलेंगी? प्रेफरेंसेस में मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी? जरा हम प्रेफरेंसेस की तरफ चलें ना, रे ना, प्रेफरेंसेस में तो नहीं मिल रही है। 1 मिनट रुक जाइए, मैं जरा शेप्स निकाल लूँ। ये किधर गई शेप्स? शेप्स इधर, इधर यहाँ पर चलें शेप्स में। वेयर इज शेप, जो हमें लेनी है किधर है? दिख जाए, दिख जाए, ये दिखी, आ जाओ, आ जाओ जनाब, आ जाओ, आ जाओ। देखो थोड़ी सी इस शेप को क्या कर लेते हैं हम, बड़ी कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे इस तरह से मैंने आपको चीज़ें समझाई थी, जरा उन चीज़ों को समझने की कोशिश करो। मैंने आपको जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर पढ़ाए थे, तो आपको मैंने बताया था कि सबसे बीच वाली जो लाइन होती है, सबसे बीच में जो रेखा होती है, उसको कहते हैं हम विषुवत रेखा, इक्वेटर, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब पृथ्वी के मतलब किन्हीं भी 2 देशों के बीच में यदि 0 डिग्री अक्षांश रेखा पड़ जाती है तो आप उसको ये कह सकते हैं। और यदि मान लो उन दोनों देशों के बीच की बाउंड्री निर्धारित करनी हो और उन दोनों देशों के बीच में यहाँ पर ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा होकर गुजर रही है, तो इसका मतलब ये काल्पनिक होती है, वैसे ये असलियत में कोई रेखाएं नहीं होती हैं। हमने ऐसा बस केवल और केवल अर्थ को मेजर करने के लिए मान लिया, तो हम क्या नाम दे देंगे? 0 डिग्री समांतर रेखा। ऐसे ही करते, ऐसे ही इसी तरह कहीं पर 1 डिग्री होगा, ऐसे ही कहीं पर 2 डिग्री होगा, ऐसे ही कहीं पर 3 डिग्री होगा, बात आई समझ? ऐसे ही कहीं पर 4 डिग्री। तो कहने का मतलब है 24वीं समांतर रेखा है, तो इसका मतलब ये है कि जिस जगह ये 24वीं समांतर रेखा, वहां पर 24 डिग्री अक्षांश यानी 24 डिग्री अक्षांश है वहां पर। इसी वजह से वहां पर क्या नाम दे दिया गया है, उस लाइन को ये नाम 24वीं समांतर रेखा नाम दे दिया है। ये अक्षांशों के, आप जानते हैं अक्षांश ये होते हैं, और ये देशांतरों के नाम पर ये, हालांकि मैंने सीधा खींच दिया, हल्का सा कर्व में होना चाहिए था। समझ जाओ यार, आप इतनी चीजें पढ़ा चुका हूं आपको ऑलरेडी पहले, ठीक है, इससे नहीं जाना है। तो मेरे बताने का मकसद क्या था कि ये जो समांतर रेखाएं होती हैं कि इतनेवीं समांतर रेखा, 49वीं समांतर रेखा, ये सब कैसे डिसाइड होती है, ये सब डिसाइड कैसे होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए ये डिसाइड होती हैं अक्षांश और देशांतर के आधार पर। अब यदि आपको यही नहीं पता कि अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, तो जनाब आप थोड़ा टाइम निकालिए और अक्षांश और देशांतर वाली पहले क्लास देखिए, तभी फायदा है चीज़ों को अच्छे से पढ़ने का। अक्षांशों और देशांतरों के आधार पर ये डिसाइड होती हैं रेखाएं, ठीक है। यदि मान लो जैसे यूएसए और कनाडा के बीच में जो है, वहाँ से गुजरती है 49 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है, लैटिट्यूड लाइन, तो नाम क्या रख दिया? 49वीं समांतर रेखा, 49th पैरेलल लाइन इसका नाम रख दिया दोनों के बीच में। इस तरह डिसाइड होती हैं ये,
मैप की बात करें तो देखो अभी थोड़ी देर में ना मैं आपको विवाद पढ़ाने वाला हूँ, कच्छ में जो भारत के विवाद हैं पाकिस्तान के साथ, वहां पर मैं इसके बारे में आपको डिस्कस करने वाला हूँ। जो कच्छ में विवाद हैं भारत पाकिस्तान के, मैं वहां पर आपको इस चीज के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, बस याद ये रखना है कि 24 समंदर का भारत पाकिस्तान के बीच में, लेकिन पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। मुझे उम्मीद है आप इतनी चीजें समझ रहे होंगे। आगे बढ़ जाएं। देखिए अब हम बात करते हैं अगली रेखा की, जो है वास्तविक नियंत्रण रेखा। इसकी अब हम जरा बात कर लेते हैं। आपके सामने है वास्तविक नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब इसकी जरा बात करते हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं LAC। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? LAC कहते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को हम शॉर्ट फॉर्म में LAC कहते हैं। किस किस देश के बीच में है? ये भारत और चीन के बीच में दिख रहा होगा आपको, ये भारत और चाइना के बीच में। इट इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। बात आई समझ? याद रखना इसकी जो लंबाई है वो लगभग 4057 किलोमीटर, 4057 किलोमीटर है। और यह रेखा लद्दाख को, ये रेखा डिवाइड लद्दाख और किस किस के बीच में है? चीन द्वारा अधिकृत जो अक्साई चीन है उसके बीच में है। नहीं, यही बात समझ। देखिए भारत का केंद्र शासित प्रदेश, इंडिया का जो यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, ठीक है। और 1962 में जब इंडिया का और चाइना का वार हुआ था, इंडिया का और चाइना का वार हुआ था, ये भारत के लद्दाख और चाइना द्वारा जो कब्जा गया है अक्साई चीन, उसके बीच में पड़ती है। चाइना द्वारा जिस पर कब्जा किया गया है 1962 में अक्साई चीन, ये अक्साई चीन और भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के बीच में पड़ती है। ये चीजें आपको और अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से, बहुत अच्छे से समझ में आएंगी जब मैं मैप पे लेके चलूंगा। टेंशन लेने वाली कोई जरूरत है नहीं अभी से। इट इज अबाउट 4000, अरे बार बार गलत बोल रहा हूं मैं। इट इज अबाउट 4057 किलोमीटर लॉन्ग। दिस लाइन सेपरेट्स, ये लाइन अलग करती है लद्दाख फ्रॉम द अक्साई चीन। ये लद्दाख को अक्साई चीन से अलग करती है। अक्साई चीन क्या, जिस पे किसका अधिकार है? ऑक्यूपाइड बाय चाइना। और याद रखना ये LAC जो है, ये LAC किस किस भारत के किस किस राज्य से होकर गुजरती है? तो LAC भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, भारत के राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम से होकर गुजरती है। इट पासेस थ्रू लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड सिक्किम। चलो यार मैप पे लेके चलूं तो अच्छे से समझ में आएंगी चीजें, और बेटर तरीके से अच्छे समझ में आएंगी। चलो मैप पे लेके चलता हूँ। मैप मैप मैप, वेयर इज मैप? यही देखो, यहाँ जाओ, थोड़ा जूम कर लेते हैं। पहले मैप पे लेके चलता हूँ और फिर आपको चीज़ें आएंगी समझ। ये देखिए जनाब, आपके सामने ये है मैप, और अब आपको ध्यान देना है मेरे उस पॉइंटर पे जो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी पहले से सब चीज ड्रॉ है, तो यार मैं आपको पॉइंटर ही दिखा सकता हूँ, तो जरा पॉइंटर पे ध्यान देना, ठीक है। देखिए आप लोग ये देख सकते हैं, ये जो ऊपर वाला पूरा का पूरा नक्शा है, ये भारत का बिल्कुल उत्तरी छोर है, बिल्कुल इंडिया का एकदम नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है। ये सारी चीजें नॉर्थ मोस्ट में है, ठीक। अब ध्यान से समझो। अभी ये जो मैप है आपके सामने, ये तो पुराना है, ठीक है, तो पुराना आधार है, पुराने हिसाब से है। मैं जरा रेड लाइन खींच के आपको नया बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए जम्मू कश्मीर जो है, अब जम्मू कश्मीर ये ऐसे नहीं है, ये अब इसको अलग तरीके से इस तरह से बना दिया गया है। ये देखो ध्यान से, जम्मू कश्मीर का मैप अब ऐसा है ये। और ये वाला जो पूरा हो गया ना इस रेड लाइन के ऊपर ऊपर, ये वाला पूरा, ये लद्दाख है। अभी दिखाऊंगा नया, बिल्कुल नई चीज भी आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा मैं, पे टेंशन मत लो। ये लद्दाख है पूरा। अब देखो ध्यान से, जहां मेरा पॉइंटर होगा उस पर ध्यान दो। जिसकी मैंने बात की LAC की, देखिए LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है? देखिए यहां से शुरू है ये अक्साई चीन है। देखो ये अक्साई चीन है, लिखा है ना अक्साई चीन, जितना भी रेड रेड हो रहा है ये अक्साई चीन है। इसको 1962 में जीत लिया था, इसको 1962 में क्या कर लिया था? जीत लिया था। ये देखो जहां जहां मैं घुमा रहा हूं ये LAC है। जहां जहां आपको ये पॉइंटर दिख रहा है व्हाइट, देखो व्हाइट पॉइंटर है ये देखो ये LAC है, ये LAC और आगे तक है ये LAC है। ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो भारत के और चाइना के बीच में है। उम्मीद है ये चीज़ें यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। यदि चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप लोग थोड़ा सा इसको, मैं हल्का सा 1 मिनट रुक जाइए, जिससे कि आपको चीज़ें बढ़िया तरीके से हर चीज़ अच्छे समझ में आए, तो मैं आपको और बेटर तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वाला हिस्सा देखो जरा, यहाँ पर इस हिस्से पर ध्यान दो। ये हिस्सा देख रहे हैं आप, ये वाला हिस्सा जिसको मैं अब रेड रेड कलर में कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा। आप जानते हैं इस हिस्से को पाकिस्तान ने, ये POK का हिस्सा है, और इस हिस्से को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, न्यू कश्मीर का वो हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। इस हिस्से को पाकिस्तान ने, इस टेरिटरी को पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया है। इस टेरिटरी को पाकिस्तान ने गिफ्ट किया है किसको? चाइना को। टेरिटरी सीडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना इन 1963। आप ये कह सकते हैं दिस टेरिटरी इज गिफ्टेड बाय पाकिस्तान टू चाइना इन 1963। 1963 ईस्वी में, 1963 में पाकिस्तान ने एक तोहफे के रूप में इसको किसको दे दिया? चाइना को दे दिया था। और मैं, ये तो बात रही अलग, और मैंने LAC आपको बताया कि ये है LAC। अब मैं आपको इंडिया के मैप पे लेके चलूँ, वहां आपको अच्छे समझ में आएगा। इंडिया के मैप पे लेके चलता हूँ, खुद से ड्रॉ करके बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा।
आ जाओ जरा इसको हम करते हैं नीचे और फिर आपको आएंगी चीज़ें बेटर तरीके से समझ में। देखिए ये बिल्कुल अब का मैप है, ये देख रहे हो आप, ये ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखो ये है अब जम्मू कश्मीर, ये वाला, ये यहाँ से ऐसे, ये है अब जम्मू कश्मीर, अब जम्मू कश्मीर ये है। और ये पूरा का पूरा जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा है लद्दाख, ये अब लद्दाख है, बात आई समझ। और देखो ये है अक्साई चिन, ये अक्साई चिन्ह है। तो देखिए अब मैं यहाँ से ये वाली चीज हटाता हूँ और आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कि LAC कहाँ से कहाँ तक फैली हुई। ध्यान से देखना, ये अक्साई चिन्ह है, ये वाला रेड के इधर ये जितना हिस्सा बच गया ये अक्साई चिन्ह है, जो 1962 में कब्जा कर लिया था चाइना ने, ठीक है। और ये देखो अब जहाँ जहाँ भी मैं ये रेड लाइन खींच रहा हूँ यही है क्या, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये तो नेपाल आ गया फिर खत्म, और फिर ये यहाँ सिक्किम में, ये यहाँ पर सिक्किम है। तो देखो लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, मैंने बताया ना किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, लद्दाख हुआ, LADAKH लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये उत्तराखंड हो गया, नेपाल आ गया, और ये क्या हो गया, सिक्किम हो गया, ये क्या हो गया, सिक्किम, SIKKIM सिक्किम। तो इन राज्यों से होकर गुजरती है। और किस किस के बीच में है, ये इधर चाइना है, आप लोग अच्छे से जानते हैं, मैंने आपको ये सब ड्रॉ करके भी समझा दिया, ये मैंने आपको ड्रॉ करके भी समझाया कि क्या है LAC, यही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि चीज़ें समझ में आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही तो कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यदि कोई चीज़ नहीं आती है समझ में, या चीज़ कोई आपको पूछनी होती है, तो मैं गारंटी के साथ, यदि आप नीचे कमेंट करेंगे कि ये चीज़ समझ नहीं है, ये चीज़ कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर उसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे किसकी, मैकमोहन लाइन की। देखिए मैकमोहन लाइन के बारे में जो मैंने फैक्ट बताया आपको, यही बताया कि इंडिया चाइना के बीच में है, 4057 किलोमीटर लंबी है, ये सारी चीजें बता चुका हूँ। लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम से होकर के गुजरती है, ठीक है। और कुछ फैक्ट जान लेते हैं। देखिए ये एक प्रकार की युद्ध विराम रेखा है। युद्ध विराम रेखा क्या होती है, युद्ध विराम रेखा को इंग्लिश में कहते हैं सीज फायर लाइन। आपने सुना ना पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। सीज फायर उस स्थिति को कहते हैं जब किन्हीं भी दो देश के बीच में जो युद्ध चल रहा होता है वो थम जाए, रुक जाए। ये आह्वान, जैसे अभी आप देख सकते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन यानी इजराइल और गाजा के बीच में जो संघर्ष है, अभी फिलहाल इजराइल ने ऐलान ये कर दिया कि अब हम युद्ध विराम का ऐलान करते हैं। उसने युद्ध विराम का ऐलान कर दिया, सीज फायर का ऐलान कर दिया। सीज फायर होता है युद्ध विराम की स्थिति यानी युद्ध रोक देना। तो ये जो लाइन है एक युद्ध विराम रेखा। युद्ध विराम रेखा से मतलब क्या है, युद्ध विराम रेखा से मतलब ये है कि जब 1962 में भारत का और चाइना का युद्ध हुआ था, वॉर हुआ था, तो दोनों देशों की सेनाएं जहां पर तैनात थी, भाई युद्ध हुआ, अब उसमें भारतीय सैनिक मरे, कुछ थोड़े बहुत चाइना के भी मरे, तो उसके बाद जितना भी चाइना ने हिस्सा कब्जा लिया, उसके बाद घोषित कर दिया गया सीज फायर कि अब भाई युद्ध को रोक दो और जहां पर सेनाएं तैनात है वहीं पर रुक जाओ। तो जहां पर भी भारत चीन युद्ध के बाद दोनों देशों की सेनाएं जहां तैनात थी, उसे ही क्या मान लिया गया, उसे ही मान लिया गया वास्तविक नियंत्रण रेखा। और इस तरह हमारा जो अक्साई चिन्ह था वो चाइना के पास चला गया, ठीक है। इट इज अ सीज फायर लाइन। क्या है सीज फायर लाइन, अरे LAC इज अ सीज फायर लाइन। जो LAC है वो क्या है, LAC इज अ सीज फायर लाइन, ये एक युद्ध विराम रेखा है। बिकॉज आफ्टर द इंडिया चाइना वॉर ऑफ 1962 वेयर द फोर्सेस ऑफ बोथ द कंट्रीज वर स्टैंडिंग, इट वॉज कंसिडर्ड एज अ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। बात आई नहीं समझ। देखो बहुत मेहनत के साथ मैं आपको चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से समझते रहिए और दूसरों को भी चीज़ों को रिकमेंड कीजिए, ठीक है। चले आगे। ये देखिए, ये मैं समझा चुका हूँ, ये सारी चीज़ें, ये बातें बता चुका हूँ, उसमें कोई नई बात है नहीं, ये बातें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आते हैं अगली जो रेखा है वो है नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल। अगला जो हमारा पॉइंट है डिस्कस करने वाला वो क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है, देखिए जनाब, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है नियंत्रण रेखा, इसकी शॉर्ट फॉर्म है LOC। इसको आप क्या कहते हैं, LOC कहते हैं, ठीक है। ये तो आपने नाम खूब सुना होगा, हर व्यक्ति बच्चा जानता है LOC क्या होती है। LOC का नाम जरूर सुना होगा, ये ना पता हो भले LOC क्या है, लेकिन LOC का नाम सुना होगा। ये भारत और पाकिस्तान के बीच 740 किलोमीटर लंबी रेखा है। इट इज अबाउट 740 किलोमीटर, 740 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, बॉर्डर लाइन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। और यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं, गुलाम कश्मीर लिख लीजिए, आप ये लिखिए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख से अलग करती है। ये जो लाइन है LOC, ये POK को जम्मू कश्मीर और लद्दाख से क्या करती है, डिवाइड करती है, सेपरेट करती है। इट सेपरेट्स पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर फ्रॉम जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। इसका मतलब नहीं आया समझ में, इसका कहने का मतलब ये है कि जो LOC है ना, ये LOC POK
ये एलओसी पीओके और लद्दाख के बीच में, और ये एलओसी पीओके और जम्मू कश्मीर के बीच में पड़ती है। इसका कहने का मतलब ये है, इस लाइन के मेरे कहने का मतलब ये है कि ये एलओसी लद्दाख और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बीच में, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बीच में स्थित है। ये लाइन मैप की तरफ लेके चलता हूं तो और बेटर तरीके से आएगा चीज समझ में। ये देखिए, ये आपके सामने मैप है, ठीक है। इस मैप को देखिए ध्यान से, ये सिचुएशन आपको तब बेटर तरीके से समझ में आएगी। ये आप जानते हैं ये है जम्मू कश्मीर, ये मैंने पूरा कर दिया है, बिल्कुल सही कर दिया मैप एकदम, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ रेड कलर में LOC, ठीक है। रेड कलर में इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं रेड कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ यही है LOC। ये जो मैं अब ड्रॉ कर रहा हूँ यही लाइन क्या है, LOC है। ये वो लाइन है LOC जो मैंने अभी आपके सामने क्या की है, ड्रॉ की है। तो देखिए आप लोग जानते हैं ये है लद्दाख, वैसे हमारा तो लद्दाख पूरा है, लेकिन इस लद्दाख का ये वाला पार्ट पीओके का हिस्सा है। गिलगित बाल्टिस्तान का जो हिस्सा है उसको पाकिस्तान ने अपने हिस्से में कब्जा रखा है, इसीलिए हम कहते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इस हिस्से को पाकिस्तान ने कब्जा के रखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये जो LOC किस किस के बीच में हुई, लद्दाख और पीओके के बीच में। देखिए लद्दाख ये रहा, पीओके ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। वैसे तो हमारे लिए तो लद्दाख ही है पूरा, लेकिन यदि हम रियल टर्म्स में कहने की बात करें तो ये लद्दाख और पीओके के बीच में, और ये जम्मू कश्मीर और पीओके के बीच में। बात आ गई समझ में क्या कहना चाह रहा था, जम्मू कश्मीर पीओके। देखिए वैसे तो जम्मू कश्मीर ये सारा ही है हमारा यहाँ तक, लेकिन यदि अभी हम ग्राउंड लेवल की बात करें तो फिलहाल ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके, ठीक है, और जम्मू कश्मीर के बीच में, और इसको भी हम कह देते हैं पीओके, ठीक है। ये गिलगित बाल्टिस्तान वाला एरिया और लद्दाख के बीच में। तो ये पूरी लाइन ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बातें हैं नहीं, ठीक है। तो पीओके के समझ में, ये आप बात को लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के बारे में समझ में आया, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रंटियर्स की। अगला टॉपिक था ना, याद करो, फ्रंटियर्स, भारतीय सीमा से सटे देश। याद करिए, देखो मैं हर चीज, मैंने जो टॉपिक आपको बताए थे उन सब चीज को मैं करा रहा हूँ, ऐसे नहीं कि छोड़ के ऐसे ही बस बताने के लिए बताए थे। सबसे पहले वाली क्लास में जो आपको मैंने सारे के सारा सिलेबस बताया था वो सारी की सारी चीजें आपको कराई जा रही है। देखो अगला टॉपिक क्या है, फ्रंटियर्स, भारतीय सीमा से लगे देश। इनकी अब जरा बात कर लेते हैं, इनकी जरा आपको नॉलेज दे देते हैं, ठीक है। देखिए अब आपके सामने हाजिर हैं, आ जाइए, देखो ध्यान से समझना है और अच्छे से इनके नोट्स को प्रिपेयर कर लेना है। ये देखिए आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए पड़ोसी देश यानी नाइबरिंग कंट्री, सीमा। सबसे पहले आपको ये चार, अपने जो आपका जो पेज है उसको चार पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहला है पड़ोसी देश यानी नाइबरिंग कंट्री, फिर दूसरा है सीमा की लंबाई यानी लेंथ ऑफ बॉर्डर, फिर सीमा से लगे राज्यों की संख्या, नंबर ऑफ स्टेट टच द इंटरनेशनल बॉर्डर, फिर है सीमा से सटे भारतीय राज्यों के नाम यानी नंबर ऑफ स्टेट्स टच द नेम ऑफ स्टेट्स टच द इंटरनेशनल बॉर्डर, ठीक है। एक एक की बात कर लें, चलो जी एक एक की बात कर लेते हैं, एक एक को जान लेते हैं, एक एक को समझ लेते हैं। सबसे पहले बांग्लादेश, अरे सबसे पहले कौन सा, बांग्लादेश। देखिए देश कौन सा, बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश और भारत के बीच की जो सीमा है वो लगभग 4096 किलोमीटर लंबी है। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है आपसे, यदि ये पूछे, ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं मैं, यदि आपसे ये पूछे, ये बताइए भारत की सीमा सबसे ज्यादा किस देश से लगती है, या भारत की जो बाउंड्री है, बॉर्डर बाउंड्री है, वो सबसे ज्यादा किस देश को टच करती है, तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत 4096 किलोमीटर लंबी बाउंड्री को शेयर करता है। बांग्लादेश के साथ इंडिया 4096 किलोमीटर बाउंड्री को शेयर कर सकता है, या बांग्लादेश के साथ भारत की 4096 किलोमीटर लंबी बाउंड्री लगती है। ये बात ध्यान रखना। अब बात आती है वो कौन कौन से स्टेट हैं भारत के, वो कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश से टच हैं, जो बांग्लादेश को छूते हैं। तो उनमें है असम, उनमें है मेघालय, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। इनको याद करने की ट्रिक ये है, AM, PM और T। भाई A का मतलब असम, M का मतलब मेघालय, P का मतलब पश्चिम बंगाल, M का मतलब मिजोरम और T का मतलब त्रिपुरा। और आप लोग जानते हैं AM PM क्या होता है, टाइम। तो AM बराबर PM बराबर टाइम। A मतलब असम, M मतलब मेघालय, P मतलब पश्चिम बंगाल, M मतलब मिजोरम, T मतलब टाइम। भाई AM PM क्या होता है, टाइम होता है। तो AM बराबर PM बराबर T, इससे भी आप इस चीज को याद कर सकते हैं कि बांग्लादेश को टच करने वाले जो हमारे भारतीय राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। बात आ गई समझ में, कोई दिक्कत वाली। और ये बांग्लादेश नाम है भाई, नाम हिंदी और इंग्लिश में सेम होता है।
ये असम क्या है, नाम है, मेघालय क्या है, नाम है। ये हिंदी और इंग्लिश में सेम ही होते हैं भाई। आपका भी जो है नाम होगा, नाम को आप हिंदी में भी इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसी होती है और इंग्लिश में भी वही होती है। तो इसमें ये मत कहना कि हिंदी इंग्लिश क्यों नहीं लिखी। देखो ऊपर जहाँ पे लिखने की जरूरत थी वहाँ पे मैंने हर चीज़ को बाइलिंगुअल किया है। अब ये नाम है तो एक ही लैंग्वेज में, तो आप काम चला लेना। आप लोग जिसको जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में लिख लेना, बाकी हिंदी वाले हिंदी में लिख लेना, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, नाम ही तो है। चलें अगले देश की तरफ चलते हैं। चलो मैप पे दिखा के लाता हूँ, ये आपको दिखा के लाता हूँ मैं मैप पे। मैप से तो आएगी बात समझ। देखो जी, ये देखो मैप 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 भाई, जूम हो जा, बांग्लादेश की तरफ जूम हो जा, ये आ जाओ। देखो देखिए जनाब, आप देखिए कौन कौन सी जो बाउंड्रीज वो टच कर रही हैं। ठीक है, मैं आपके सामने ले लेता हूँ जरा मार्कर, ये रो, ये देखो, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर पीला, ये वाला ये है वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल है। और ये देखो जहाँ जहाँ भी आपको पीला पीला दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक देखो, ये यहाँ तक वेस्ट बंगाल ही है। देखो मैं बाउंड्री कवर कर देता हूँ, देखो वेस्ट बंगाल की ये यहाँ तक वेस्ट बंगाल है, ये पूरा का पूरा जो आपको दिख रहा होगा, जिनको भी जिसको भी मैं अब ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वेस्ट बंगाल है। और ये टच कर रहा है पूरा का पूरा, दिख रहा हो, ये पूरा का पूरा किससे टच कर रहा है, बांग्लादेश से टच कर रहा है। इधर दिख गया आपको, पश्चिम बंगाल टच करता है बांग्लादेश से। ठीक है, देखो मैप से आएंगी चीज़ समझ में। इसके अलावा ये देखिए असम, ये है असम, ये देख रहे हैं आप लोग, असम है ये असम है। और ये असम यहाँ पर टच करता है, देखो यहाँ पर ये टच कर रहा है बांग्लादेश से, देख रहे हो यहाँ पर इस जगह ये भी बांग्लादेश से सीमा शेयर करता है। ये मेघालय है, देखो मेघालय भी शेयर कर रहा है सीमा। ये वाइट वाइट है सारा बांग्लादेश है, ये वाइट वाइट है, ये सारा यहाँ तक बांग्लादेश है। मेघालय भी देखो टच करता है बांग्लादेश के साथ, मेघालय भी की भी सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। ये त्रिपुरा है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखो, ये जो आप देख रहे हैं ये है त्रिपुरा। देखो त्रिपुरा भी बिल्कुल टच करता है बांग्लादेश के साथ, देख रहे हैं। और ये है आपके सामने मिजोरम, ये देखिए ये है मिजोरम। और ये मिजोरम भी देखो, ये वाइट है, ये बांग्लादेश का हिस्सा है, ये वाइट वाला, ये देखो ये बांग्लादेश है पूरा। ठीक है, देखो मिजोरम भी टच करता है। तो यही तो मैंने अभी आपको बताया, AMPM, ए मतलब असम, ठीक है, एम का मतलब मेघालय कह लें, एम मेघालय या मिजोरम जो भी कहना चाहें, पी का मतलब पश्चिम बंगाल, एम का मतलब मिजोरम और टी का मतलब त्रिपुरा। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसको मैं कर रहा हूँ इरेज, यदि आपको देखना है तो पोस्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, बात आ गई समझ। ये 5 राज्य टच करते हैं। आगे चलें, आगे बढ़ जाएं, आ जाइए अगले राज्य की तरफ चलते हैं। अगला है चाइना, चीन। देखिए चीन के साथ सबसे ज़्यादा सीमा तो बांग्लादेश के साथ लगती है भारत की 4096 किलोमीटर, लेकिन चाइना के साथ लगती है 3488 किलोमीटर की सीमा। चाइना के साथ दूसरे नंबर पर भारत जो बाउंड्री शेयर करता है सबसे ज़्यादा, वो चाइना के साथ करता है। चाइना के साथ भारत के 4 तो राज्य लगते हैं। चाइना के साथ, चीन के साथ भारत के 4 तो राज्य टच करते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश भारत का टच करता है चाइना को। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश है जिसकी सीमा चीन से लगती है, उत्तराखंड की भी सीमा लगती है चीन से, सिक्किम की भी और अरुणाचल प्रदेश की भी। ये तो हुए 4 स्टेट, ये तो 4 राज्य हैं, ये तो स्टेट हैं, ये तो 4 राज्य हैं यानी ये तो स्टेट्स हैं। और एक है यूटी, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, वो क्या है? लद्दाख है। ये यूटी है, ये यूनियन टेरिटरी है, ये है केंद्र शासित प्रदेश। ये क्या है? ये है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तो ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ, मैंने वापस से लिख दिया है। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ आ रही है। मैप पे लेके चलूँ? आ जाओ, मैप की तरफ आ जाओ। मैप मैप मैप, ये रहा मैप आपके सामने। थोड़ा सा लेके चलते हैं चाइना की तरफ। दिख रहा होगा आप लोगों को? बिल्कुल दिख रहा है जनाब, आ जाओ देखते हैं चाइना से हम क्या कौन कौन से राज्य टच करते हैं। ये देखिए भैया, पहले तो ये देख लो, ये देखो, ये है हमारा लद्दाख, दिख रहा है? थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं जिससे कि दिख जाए। ये देखो लद्दाख है, ये टच करता है चाइना से। इधर पूरा मतलब पूरा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा होगा, ये चाइना से टच करता है। ये हिमाचल प्रदेश है, देखो ये हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर है इतना, ये भी चाइना से टच कर रहा है। देखो उत्तराखंड भी चाइना से लगता है। फिर ये नेपाल आ गया, यूपी तो नहीं लगता है, ना बिहार लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद सिक्किम, सिक्किम चाइना से टच करता है। अरुणाचल प्रदेश, यही तो नाम बताया मैंने, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। उम्मीद है आपको ये बात भी समझ में आ गई। देखिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और एक लद्दाख। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलो जी, बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के साथ इंडिया शेयर करता है 3323 किलोमीटर लंबी बाउंड्री, 3323
3,323 किलोमीटर। 3 राज्य टच करते हैं, 3 राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा पाकिस्तान से लगती है। वो 3 राज्य कौन कौन से हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान से लगती है? वो है गुजरात, राजस्थान और पंजाब। अरे बोलो, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। और वो 2 यूनियन टेरिटरी जिनकी सीमा लगती है किससे? पाकिस्तान से, वो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। मैप की तरफ लेके चलूँ? अरे लेके चलो मैप की तरफ, आ जाओ आ जाओ जनाब मैप की तरफ। ये देखिए, दिख रहा होगा आपको, ये देखिए, ये ग्रीन आप देख रहे हैं, गांधीनगर यहाँ पे लिखा, ये गुजरात है, ये गुजरात है, गुजरात की सीमा लग गई है इससे पाकिस्तान से। ये देखिए पूरा राजस्थान है, राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से लगती है। ये देखिए पंजाब है, पंजाब की सीमा भी पाकिस्तान से लगती है। कई लोग सोच रहे होंगे हिमाचल प्रदेश, ना भैया हिमाचल प्रदेश की नहीं लगती। जूम करता हूँ और ज़्यादा, जिससे कि आपको दिख जाए बहुत बढ़िया तरीके से। देखो ध्यान से, आंखें खोल के देखना, हिमाचल प्रदेश की सीमा नहीं लगेगी, आपको दिख जाएगा ये येलो येलो है यहाँ पर, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की भाई साहब सीमा नहीं लगती है। ये देखो हिमाचल प्रदेश की सीमा यहाँ पे ऐसे आ जाती है, ये देखो ध्यान से, आंखें खोल के देखना। ये देखो, ये है इस तरह से बाउंड्री, ऐसे है हिमाचल प्रदेश की, ये इस तरह से है और ये डिवाइड है यहाँ से। तो पंजाब है और ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर की भी लगती है और लद्दाख की भी लगती है। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई, हिमाचल प्रदेश की नहीं लगती। यदि कोई भी कन्फ्यूजन है माइंड में तो उसको निकाल दीजिए, ठीक है। बात आ गई समझ? तो अभी मैं क्या समझाया आपको? 3 तो ये राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान और पंजाब, और 2 यूनियन टेरिटरी हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख भी टच करता है और जम्मू कश्मीर भी। तो ये 5 जगह से भारत और पाकिस्तान अपनी क्या करते हैं? सीमा को शेयर करते हैं, ठीक है। चलो चलें आगे आ जाओ। नेपाल के साथ भारत की 1751 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। और कौन कौन से राज्य टच करते हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। कौन कौन से? वापस रिपीट करिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। मैप की तरफ लेके चलूं? आ जाओ जी, मैप की तरफ आ जाओ। इसको इरेज कर लेते हैं जिससे कि आपको फालतू चीजें ना देखनी पड़े। बात करें नेपाल की, देखिए नेपाल से क्या क्या टच होता है। उत्तराखंड की सीमा लग गई नेपाल से, लग रही है कि नहीं लग रही? देखिए यूपी की लग रही है, बिहार की लगती है, और देखो ध्यान से देखना, और देखो ये पश्चिम बंगाल है, ये यहाँ तक पश्चिम बंगाल, ये देखो ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल की भी लग रही है इससे नेपाल से, और सिक्किम की भी लगती है। तो दिख रहा है ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, इनकी सीमा नेपाल से टच करती है। तो यही तो है पर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इसके बाद आता है म्यांमार के साथ भारत शेयर करता है 1643 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य टच करते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, ये म्यांमार वाला इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है ये वाले जो स्टेट हैं ये टच करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि म्यांमार के साथ हमारे कौन कौन से जो स्टेट हैं वो छूते हैं म्यांमार को। अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, याद कर लो इनको क्रम से भी याद होना चाहिए। ये आपको सारे के सारे क्रम से भी याद होने चाहिए। क्रम से कैसे याद होने चाहिए मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से। ये आप इनको पहले तो क्रम से याद कर लीजिए। हमारे जो इधर के 7 सिस्टर स्टेट में जो 7 बहन राज्य हैं, इनको 7 बहन राज्य, ये समझाऊंगा मैं आपको सारी चीजें, परेशान नहीं होना है। अभी चीजें बहुत सारी समझनी है आपको, तो मैं इनको जरा और जूम कर देता हूँ जिससे कि आप लोग बहुत बेहतर तरीके से इनको याद कर सकें, ठीक है। इसको और जूम कर दिया मैंने, ये हल्का सा किया ऊपर। अब ध्यान से देखो याद कैसे करना है, बस देखो कोई ट्रिक व्रिक नहीं होती यार, हर चीज को ध्यान से समझने की कोशिश क्या करो। अरुणाचल प्रदेश देखो क्रम से याद करते हैं, ऐसे क्लॉकवाइज तरीके में, क्लॉकवाइज पैटर्न में याद करने की कोशिश करते हैं, क्लॉकवाइज पढ़ना शुरू करते हैं। अब असम से शुरू कर लो या अरुणाचल प्रदेश से कर लो। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। बोलो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, बिल्कुल क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। फिर ये त्रिपुरा, ये मेघालय और ये असम, ऐसे याद कर लीजिए। सिक्किम तो अलग है, वो अलग हो गया, वो याद कर लोगे। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, ये ऐसे याद करना है आपको, ठीक है। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं व्हाइट इधर, ये है म्यांमार यानी बर्मा, इसको पहले बर्मा कहते थे। तो अब देखिए कौन कौन सी सीमाएं लगती हैं। तो आप देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के साथ अरुणाचल प्रदेश भी टच करता है म्यांमार को। नागालैंड जो ग्रीन में दिख रहा है ये भी टच करता है, जो आपको हल्का येलोइश कलर में दिख रहा होगा मणिपुर, ये भी टच करता है, मिजोरम भी टच करता है। बाकी त्रिपुरा नहीं करता, वो दूर है। बाकी असम, मेघालय और त्रिपुरा ये लोग नहीं करते हैं, ये राज्य नहीं करते हैं टच, ठीक है। बात आ रही सबको समझ में? मुझे उम्मीद है सबको बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। और तो चलो फिर पीछे चलते हैं और अब बात करते हैं भूटान की। देखिए भूटान के साथ हम शेयर करते हैं 699 किलोमीटर लंबी बाउंड्री। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अरे बोलो कौन कौन से? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य छूते हैं। सिक्किम और पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। मैप की तरफ लेके चलूँ, देखो ये रहा भूटान। वेयर इज भूटान? ये रहा भूटान। और भूटान को देखने की कोशिश करो जरा ध्यान से। देखो सिक्किम, देखो यहाँ पर, ये देखो ये यहाँ पर सिक्किम लगी टच करता है यहाँ से। देखो ये यहाँ तक है वेस्ट बंगाल की बाउंड्री, ये यहाँ तक,
ये यहाँ तक है वेस्ट बंगाल की बाउंड्री। ये देखो भूटान भी, सिक्किम टच करता है भूटान से, वेस्ट बंगाल भी करता है, देखो यहाँ तक है वेस्ट बंगाल की बाउंड्री पूरी की पूरी, ये वेस्ट बंगाल है, ठीक है। और देखो यहाँ पर असम भी टच करता है भूटान से, और ये भी, और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय की सीमा नहीं लगती क्योंकि असम आ जाता है बीच में। ओके, तो मुझे उम्मीद है आप लोग ये चीज़ अच्छे से समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे बाद में था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ हम शेयर करते हैं 106 किलोमीटर लंबी सीमा, 106 किलोमीटर लंबी सीमा, और हमारा केवल और केवल एक यूनियन टेरिटरी, हमारा केवल और केवल एक केंद्र शासित प्रदेश ही टच करता है अफगानिस्तान को, वो भी रियल में नहीं, वो भी कहाँ पर करता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। जिस जगह भारत अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा लगी है वो भी किस जगह पड़ती है, वो भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ती है, ये भी बात ध्यान रखना। मैप की तरफ लेके चलता हूँ, अब बात आएगी तभी समझ में। देखो जी, आगे आ जाए, ऊपर देख रहे हो, ये ऊपर समझ पा रहे हो आप, ध्यान से देखो तभी समझ पाओगे। ये अफगानिस्तान है, ये वाइट 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 यहाँ से जो आ रहा है ऊपर, ताजिकिस्तान ये देश आ गया हल्का सा, देखो उसको मैं अलग कर देता हूँ, जो दो अलग कंट्री है उसको मैं अलग कर देता हूँ। ये ताजिकिस्तान अलग कर दिया मैंने, देखो ये रेड कलर से मैंने इसको अलग कर दिया है, पीछे उस तरफ कर दिया है। और ये जो आ रहा है ये वाइट वाइट, ये हल्की सी गली जैसी आपको दिख रहा है, ये हल्का सा संकरा सा रास्ता। और ये देखो यहाँ पर इंडिया के साथ जो टच करता है वो करता है केवल ये हिस्सा, देखो इतना नहीं, थोड़ा सा बड़ा कर लेता है, ये देखो ये वाला हिस्सा इतना, ये हिस्सा यही है 106 किलोमीटर। लेकिन आप लोग जानते हैं ये भी कहाँ पर पड़ता है, आप लोग जानते हैं देखो ये वाला हिस्सा पूरा पीओके है, ये भी कहाँ पर पड़ता है, पीओके में पड़ता है। देखिए वास्तविक रूप में तो नहीं है, वास्तविक रूप में तो यदि आप कहने की कोशिश करें तो भारत की ही सीमा है भाई, ये टच तो भारत के साथ ही करता है, अफगानिस्तान की सीमा भारत के साथ लगती है 106 किलोमीटर, लेकिन इस पर कब्जा किसका है, पाकिस्तान का, पीओके में पड़ती है ये जगह। तो अफगानिस्तान के साथ हमारा हमारा एक ही राज्य कह लीजिए, आप ये कहिए यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, केवल एक ही केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा लगती है, किससे, अफगानिस्तान से। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सब चीज़ें बेटर तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। और थोड़ा सा मैं इसको एक पेज पे लाने की कोशिश करूँ, पता नहीं आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, अरे ये बहुत बड़ा है ना, इस वजह से ये नहीं आ पाया, ये ना बहुत ज़्यादा बड़ा है, इस वजह से मैंने ये एक पेज में पॉसिबल नहीं, आपको दिखेगा भी नहीं। यदि मैं इसको एक ही पेज में लाने की कोशिश करूँ ना, अब देखो आपको बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा, तो कोई फायदा नहीं है, मैंने पहले ही दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, अभी दिखेगा ही नहीं आपको, ठीक। तो वीडियो पोस्ट करके यदि आपको उतारना है तो वहाँ पे वीडियो पोस्ट करके आप नोट्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक बार मैं फिर से इसको ऊपर से दिखा देता हूँ आपको, देखिए यहाँ से ऐसे है ये, ठीक है। आप धीरे धीरे पोस्ट करके इसके अपने नोट्स जो हैं उनको प्रिपेयर कर सकते हैं चीज़ें, इस तरह से। मैं सारी चीज़ें हटा दूंगा तो सब कुछ हट जाएगा, ये इस तरह से आप धीरे धीरे सारी चीज़ें नोट कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोग कर लेंगे यार, इतने तो इंटेलिजेंट आप लोग हैं। आगे बढ़ जाएं, देखो आगे कहानी ये है, अब हम बात करते हैं विवादों की, अब हम विवाद की तरफ बढ़ते हैं। जो डिस्प्यूट्स था ना, अरे जो डिस्प्यूट्स था, अब जरा डिस्प्यूट्स की तरफ बढ़ते हैं, जो विवाद हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। अब विवाद को जानने से पहले मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको फिर से एक बार रिपीट करा देता हूँ, जो चीज़ें अभी अभी हमने समझी थी। अभी मैंने आपको जो चीज़ें समझाई हैं वो ये समझाई कि पाकिस्तान को जो स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हैं वो है गुजरात, वो है राजस्थान, वो है पंजाब, और इसके अलावा 2 यूनियन टेरिटरी हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अभी समझाया, ये चीज़ें बार बार बताने की जरूरत नहीं है। इंडियन स्टेट्स टचिंग पाकिस्तान, दैट इज गुजरात, राजस्थान, पंजाब, JNK, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ये वो राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं, ये वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा को शेयर करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम आगे चलते हैं और अब चीज़ों को, जो हमारा मकसद है जानने का, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पाकिस्तान के साथ भारत की 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान से लगती है। इंडिया शेयर्स 3323 किलोमीटर बॉर्डर विद पाकिस्तान। और यहाँ तक ना भारत पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको हम क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। जो भारत पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसको हम क्या कह के चलते हैं, रेड क्लिफ लाइन। मैं बता चुका हूँ लास्ट क्लास में आपको, मैंने रेड क्लिफ लाइन के बारे में बताया था ना, तो बार बार तो जरूरत नहीं है, या है अभी भी जरूर, चलो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ यदि आपको नहीं समझ में आ रही है ये बात। तो देखिए मैंने आपको रेड क्लिफ लाइन बताई थी, जहाँ जहाँ मैं रेड ड्रॉ करूंगा वो ही रेड क्लिफ लाइन है, जहाँ जहाँ मैं रेड को ड्रॉ करूंगा वही है रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। देखो ये देखो यहाँ से ये जो लाइन, अरे मैंने ग्रीन ले लिया, ये देखो भाई यहाँ से जितना भी मैं रेड ड्रॉ कर रहा हूँ, उम्मीद दिख रहा होगा आपको, ये वाली यही है हमारी क्या, रेड क्लिफ लाइन, यहाँ अफगानिस्तान तक, जब जहाँ तक अफगानिस्तान भारत से टच करता है वहाँ तक यही है रेड क्लिफ लाइन। तो रेड क्लिफ लाइन को जो हमारी है ये पूरी की पूरी, इसमें देख सकते हैं आप, गुजरात, ये यहाँ पर गुजरात है, यहाँ पर राजस्थान है, ये पंजाब है, JNK है और फिर लद्दाख, ये टच करता है, ठीक है। आगे बढ़ जाएँ, समझ लें चीज़ों को अच्छे से। अब देखिए अब विवाद क्या है, डिस्प्यूट क्या है, बात को समझते हैं। डिस्प्यूट क्या है, आखिर पंगा क्या है भाई, पंगा, अरे भाई पंगा क्या है, पंगे को समझते हैं। क्या है पंगा, पंगा है सर क्रीक,
क्या है? अरे पंगा है सर क्रीक, विवाद क्या है, डिस्प्यूट क्या है? सर क्रीक, सर क्रीक को लेकर के विवाद है। जो झगड़ा है, जो आपसी विवाद है, वो किसको लेकर के है? पहले सर क्रीक की बात करते हैं। जो सबसे पहला विवाद है वो है सर क्रीक को लेकर। ये सर क्रीक है क्या? ये सर क्रीक है एक दलदली स्थान। दलदली स्थान बोले तो एक वेट एरिया, वेट एरिया बोले तो मार्शी प्लेस। दलदल जानते हो, जब जहां बहुत समय तक पानी रहता है वहां पर दलदल हो जाती है, इसको कीचड़ भी कहते हैं, ठीक है, ये उसको कहते हैं दलदली स्थान। कीचड़ जैसा होता है जहाँ पे, जैसे यदि वहां पर आप जाओ पैर, तो आपको पैर नीचे धंसता चला जाता है, ठीक, नीचे उसके अंदर, आप उसके अंदर बिल्कुल उसी के अंदर समाते चले जाते हैं, वो दलदली स्थान होता है। समझ पा रहे हो दलदल क्या होती है? समझ गए होंगे आप, इतने समझदार तो हैं, ठीक है, इतना कोई विदेशी नहीं बैठा है कि उसको दलदल का ना पता हो। तो कहानी क्या है, सर क्रीक एक दलदली स्थान है। और दलदली स्थान ये कैसे बना? ये बना महासागरीय जल की पीछे की ओर गति से। आप कभी बीच पे गए हो तो बीच पे आपने देखा होगा पानी जो है ना, वो पानी लहरें मारता है। आया बीच तक, किनारे तक आया, किनारे तक टकराया, फिर दूर चला गया, फिर किनारे तक आया, फिर दूर चला गया। तो आप ये पाएंगे बीच में जो बीच होता है, आपने देखा कभी किसी भी समुद्र का यदि आपने बीच देखा हो, किनारा देखा हो, तो आप वहां पाएंगे वहां दलदली जैसा तो क्षेत्र होता है, ठीक है, दलदल जैसा तो क्षेत्र होता है। तो इस तरह से ये जो सर क्रीक है, इस दलदल का निर्माण हुआ है। महासागर का जो जल है, जो अरब सागर का जो पानी है, वो पीछे की तरफ जब वो बैकवर्ड मोशन में आता है, तो उसी से बना है ये सर क्रीक। ये एक दलदली स्थान है जिसका निर्माण महासागरीय जल की पीछे की ओर गति से हुआ है। ये कोरी क्रीक के पास है। कोरी क्रीक भी समझाऊंगा, मैप पे दिखाऊंगा आपको। तथा सिंधु नदी के डेल्टा से 34 किलोमीटर दूर है। देखिए डेल्टा वर्ड भी आपको समझाने वाला हूं। मैंने कहा जो भी शब्द आएंगे जो आपको नहीं समझ आएंगे वो मैं समझा दूंगा। देखो फिलहाल मैं डेल्टा की आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ डेल्टा क्या होता है, ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बस आपको। जैसे मान लो कोई एक रिवर है, जैसे मान लो ये एक रिवर है, ठीक है, ये एक नदी बह करके आ रही है, और ये नदी मान लो कहीं किसी जगह गिर गई, जैसे मान लो अरब सागर में आके गिर गई। जैसे सिंधु नदी जो है वो अरब सागर में आके गिरती है। तो जहां पर भी कोई नदी आकर के गिरती है एक बहुत बड़े वाटर की बॉडी में, तो वहीं पर वो डेल्टा का निर्माण करती है। अब ये मान ले कि जहां पर वो स्थान जहां पर एक नदी दूसरे पानी के बहुत बड़े स्रोत में गिरती है, उसी को आप डेल्टा कहने की अभी फिलहाल इतना समझिए, पूरी एग्जैक्ट डेफिनेशन से ये नहीं है, उसी को आप ये मानिए कि वही होता है, वहीं पर होता है डेल्टा। डेल्टा मतलब सिंधु नदी का डेल्टा, यानी सिंधु नदी जहां पर अरब सागर में मिलती है, जहां पर सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, वहां से ये 34 किलोमीटर की दूरी पर है। बात ही समझ, 34 किलोमीटर की दूरी पर है। कोरी क्रीक के पास है ये सर क्रीक। सर क्रीक इट इज अ मार्शी प्लेस, यानी एक दलदली स्थान है, वेट एरिया, विच हैज बीन फॉर्म्ड विद द बैकवर्ड मोशन ऑफ ओशन वाटर। मैंने बताया ना महासागरीय जल की पीछे की ओर गति से बना है। इट इज फॉर्म्ड बिटवीन विद द बैकवर्ड मोशन ऑफ ओशन वाटर। इट इज नियर कोरी क्रीक। कोरी क्रीक के पास मैं पे दिखा दूंगा अभी। एंड इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर फ्रॉम द इंडस रिवर। इंडस रिवर से 34 किलोमीटर की दूरी पर है। ये सबसे पहला विवाद ही है सर क्रीक को लेकर के। मैप की तरफ चलते हैं, मैप की तरफ लेके चलूंगा अभी आपको। अब पहले विवाद के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं क्या क्या पंगा है। देखिए जो सर क्रीक है वो 96 किलोमीटर में, यानी लगभग ये कुल मिलाकर के जो सर क्रीक फैला हुआ है बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, बहुत ही ज़्यादा, ये एक छोटा सा हिस्सा है सर क्रीक जो है, बहुत छोटा सा हिस्सा। और ये जो फैला हुआ है ये लगभग फैला हुआ है, आप ये पाएंगे कि 96 किलोमीटर में फैला हुआ है। आप पाएंगे बहुत ज़्यादा छोटा सा हिस्सा है, ऐसे बहुत ही छोटा सा इसको हिस्सा मिलेगा। और ये 96 किलोमीटर है। अभी मैप पे दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जब मैप पे दिखाऊंगा ना तो वहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। मैं 170 यार एक स्पीकर खोला, इसको ऑफ करता हूँ, ठीक है। जब मैप पे आपको मैं दिखाऊंगा तो वहाँ पर आपको ये बहुत अच्छे से एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। जो सर क्रीक है 96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर लंबा है। कहने का मतलब 96 किलोमीटर लंबा नहीं, 96 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। दैट मीन्स ये 96 किलोमीटर के भाग में फैला हुआ एक विस्तृत दलदली क्षेत्र है। ये जो सर क्रीक है, ये जो दलदली क्षेत्र है, इसका जो पूरा का पूरा क्षेत्रफल है वो कितना है? 96 किलोमीटर। द लेंथ ऑफ सर क्रीक इज 96 किलोमीटर। दैट इज इट इज वाइड वेट एरिया, एक बहुत ही विस्तृत वेट एरिया है, बहुत ही विस्तृत दलदली क्षेत्र है जो स्प्रेड ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 96 किलोमीटर, जो 96 किलोमीटर से भी ज्यादा भाग में फैला हुआ है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों यहाँ पर इसको लेकर के इतना पंगा, क्यों पाकिस्तान इस पर बार बार अधिकार जताता है? वो इसलिए जताता है क्योंकि यहाँ पर मछली यानी फिश, पेट्रोलियम और नमक बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर फिश, पेट्रोलियम एंड साल्ट एटसेट्रा आर फाउंड इन अबंडेंस हियर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में फिश पाई जाती हैं। यहाँ पर बहुत सारे मछुआरे जाते हैं, भारत के भी और पाकिस्तान के मछुआरे यहाँ पर मछली पकड़ने जाते हैं। अलग अलग वैरायटी की यहाँ पर मछलियाँ होती हैं। और एक बात ध्यान रखना, जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम का भी यहाँ पर यूटिलाइजेशन नहीं किया गया। पेट्रोलियम यहाँ का जो पेट्रोलियम है उसको अभी यूटिलाइज नहीं किया है। यहाँ पर जो पेट्रोलियम है ना उसका अभी यूटिलाइज नहीं किया, क्योंकि यहाँ से पेट्रोलियम का शोधन करने का जो खर्चा है, पेट्रोलियम निकालने का जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा आएगा। अभी यहाँ पर कोशिश नहीं की गई है कि यहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाए। तो यहाँ पर भी फिलहाल जो है मछली और नमक
ही ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जा रहे हैं। अभी पेट्रोलियम के साथ कुछ भी यहाँ पर भी छेड़छाड़ नहीं हुई है, ठीक है, बात ही समझ। अब यही पंगा है कि यहाँ पर पेट्रोलियम और सॉल्ट, नमक बहुत प्रचुर मात्रा में, और भी बहुत सारे खनिज पदार्थ जो यहाँ पर पाए जाते हैं, बहुत प्रचुर मात्रा में, इन एबंडेंस बहुत सारे खनिज पदार्थ और भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इसीलिए इस सर क्रीक को लेकर के पंगा है। अभी तक आपके बारे में ये केवल थ्योरी की चीज़ें थी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ मैप की तरफ, तो आपको तभी बात आएंगी समझ में अच्छे से। देखिए अब ये सर क्रीक कहाँ पड़ता है, पहले ये चीज़ देखो, ये नीचे वाली चीज़ें नहीं देखनी है। अरे ये नीचे वाली चीज़ों को बिल्कुल मत देखना, ये मैं बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा आपको नीचे वाली चीज़ें। पहले बस केवल इस लाइन पर ध्यान दो, ठीक है, पहले इस पर ध्यान दो, फिर आगे उनको बाद में देखेंगे। ये देखो सर क्रीक जो है वो सिंध प्रांत में, ये पाकिस्तान का है सिंध प्रांत, सिंध प्रोविंस, और भारत का कच्छ गुजरात का। भारत का जो गुजरात का कच्छ है, भारत में गुजरात में कच्छ में, इनके बीच में पड़ता है, यानी भारत में गुजरात और वहां पर सिंध। दरअसल क्या है, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, तो आपको बेटर तरीके से बातें आएंगी समझ में। जितना अच्छे से समझोगे तो चीज़ें उतनी ही बेटर तरीके से आपको समझ में आएंगी, अन्यथा समझ में नहीं आएंगी। शेप ले लेता हूँ अच्छी से, जिससे कि बेटर तरीके से ही आप समझ भी पाएँ। ये ले लें, अरे ये तो यार खुद ही नहीं चल रहा है, यहाँ से ड्रैग करके लेके आता है। ये देखो जैसे मान लो ये है, इसको मान लो जैसे ये सिंध है, ऐसे मान के चलिए ये है सिंध, ठीक है, ऐसे मान लो ये सिंध है। अरे भाई इसको ड्रॉ कर लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं, और फिर एक और चीज़ हम यहाँ से ड्रॉ कर लें, यहाँ से कुछ और भी ड्रॉ कर लेते हैं जिससे कि आपको और मज़ेदार लगें चीज़ें। ये देखो, ये मान लो ये सर क्रीक है, ऐसे मान लो ये यहाँ से ये सर क्रीक है। भाई समझा रहा हूँ यार, इमेजिनेशन, एक इमेजिनेशन बनेगी तभी तो आप बात को समझ पाएंगे। जब तक एक इमेजिनेशन मन में नहीं बनेगी, आप दिमाग में कुछ एक इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे, तो तब तक मज़ा नहीं आएगा। और ये मान लो ये है गुजरात का कच्छ, ठीक है, ऐसे मान लो। समझोगे तो समझ में आ जाएंगे, वरना फिर चीज़ें आप लोग जानते हैं भाई। ये सिंध है। अब मैं इन पर लिख करके समझाने की कोशिश करता हूँ। ये सिंध, ये है सिंध, और ये मान लो ये है कच्छ गुजरात का, KUTCH। भाई ये डिजिटल राइटिंग बहुत ज़्यादा साफ नहीं आती, क्योंकि हाथ चलाना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। ये जो डिजिटल राइटिंग होती है इस पर लिखना बहुत ज़्यादा साफ नहीं आता है ये। और ये मान लीजिए ये है क्या, ये है सर क्रीक, ये सर क्रीक मान लो, ठीक है, ये है क्या, सर क्रीक। अब दरअसल क्या होता है कि अब भारत का भी कहना है कि सर क्रीक पर भारत भी अपना अधिकार जताता है, पाकिस्तान भी अपना अधिकार जताता है। अब दरअसल यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हुआ ये कि भैया आज़ादी के बाद 1947 में आज़ादी के बाद क्या हुआ, पहले उससे पहले की बात बताता हूँ, आज़ादी से पहले की बात बताता हूँ, स्वतंत्रता से पहले की बात बताता हूँ आपको, ठीक है। उससे पहले की कहानी क्या है, देखिए जैसे आप लोग आज भी देखते हैं, देखिए सरकार तो आज भी, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार है, पूरे देश में एक ही सरकार है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, पूरे देश की एक ही है। उस टाइम पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वैसे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरे देश की एक ही थी, लेकिन स्थानीय स्तर पर यानी लोकल एरिया में, यानी जो भी लोकल एरिया होता है, जैसे अब सारी बात छोड़ दीजिए, मैं आपको थोड़ा सा और अदर वर्ड्स में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो सरकार तो पूरे देश की एक ही होती है, पूरे राज्य की एक ही होती है, लेकिन आप जानते हैं हर जिले का प्रशासन अलग अलग होता है, हर जिले का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो अलग अलग होता है, जानते हैं आप ये बात। सेम ऐसी ही कहानी है। देखिए उस टाइम पर जो सिंध में शासन करने वाले अंग्रेज थे, जो सिंध में शासन करने वाले अधिकारी थे, वे अधिकारी ये कहा करते थे, उस टाइम पर जब भारत डिवाइडेड नहीं था, पूरा हिंदुस्तान एक ही था, मैं पाकिस्तान बांग्लादेश हिंदुस्तान भारत यानी सब ये एक ही थे। तो सिंध पर जो शासन करने वाले, सिंध में जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो सिंध में जो प्रशासन था अंग्रेजों का, सिंध में अंग्रेजों का प्रशासन ये कहा करता था कि सर क्रीक जो है वो सिंध का भाग है। ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रशासन, ब्रिटिश गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन, या भी कह सकते हैं वे ब्रिटिश अधिकारी जिनका शासन था सिंध पर, या जो सिंध का कामकाज देखते थे, वो लोग ये कहते थे कि सर क्रीक जो है वो सिंध का हिस्सा है, उन लोगों का ऐसा कहना था। और वे अंग्रेज अधिकारी या वे अंग्रेज ऑफिसर जो गुजरात पर
शासन करते थे, गुजरात का एडमिनिस्ट्रेशन जो चलाते थे या गुजरात का प्रशासन जो चलाते थे वे अंग्रेज अधिकारी, वे कहते थे कि सर क्रीक पर किसका अधिकार है, वो कहते थे सर क्रीक पर अधिकार है गुजरात का। अब ये तो रही आज़ादी से पहले की बात, ये अपना बता लो, ये अपना बता लो। अब गवर्नमेंट तो ब्रिटिश, गवर्नमेंट तो अंग्रेजों की है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी तब तक तो, ठीक है। वो बताते रहते थे, ये कहते थे कि इनका है, वो कहते थे उनका है। समस्या कब से आई भाई? समस्या तब आई जब दोनों देश का डिवीजन हो गया आज़ादी के बाद, दोनों देशों का बंटवारा हो गया। अब बंटवारा होने के बाद समस्या सबसे गंभीर समस्या ये आ गई कि पाकिस्तान ने अधिकार जताया, पाकिस्तान ने ये कहा कि जो अंग्रेज अधिकारी थे सिंध के, देखो सिंध भाई हमारा है और ये सर क्रीक जो है सिंध का भाग था, तो सर क्रीक भी अब हमारा ही है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने खींच दी यहाँ पर ग्रीन लाइन। अरे सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये इन्होंने अपनी ग्रीन लाइन खींच दी। यहाँ पर इन्होंने क्या खींच दी, इन्होंने खींच दी ग्रीन लाइन, इन्होंने ग्रीन लाइन ड्रॉ कर दी, इन्होंने ड्रॉ कर दी भाई साहब ग्रीन लाइन। बात आई समझ में? नहीं यही बात समझ, ये है ग्रीन लाइन, इसको ग्रीन लाइन समझना आप लोग, ठीक है। बात आई। और जब इन्होंने ग्रीन लाइन खींच दी तो फिर भारत भी कहां कम है, भारत ने यहां पर ड्रॉ कर दी रेड लाइन। अरे इंडिया ने यहां पर क्या ड्रॉ कर दी, इंडिया ने यहां पर ड्रॉ कर दी रेड लाइन। आई बात समझ? इंडिया ने कहा कि ये है रेड लाइन, हमारा हिस्सा यहाँ तक है। इन्होंने कहा ये है ग्रीन लाइन, हमारा हिस्सा यहाँ तक है। इस तरह वो ग्रीन नहीं, मैंने हालांकि ब्लू कर दिया उसको, तो मैं आपको उसको ग्रीन ही कर देता हूँ, वो थोड़ा सा ब्लू हो चुका है, इसको ग्रीन ही कर देते हैं। तो ज़्यादा कर दिया, एक लाइन खींचना आप लोग, ठीक है। समझ जाओ यार, ये बस अंडरस्टैंडिंग की बात है। मान लो ग्रीन है, मैंने लिख दिया, और ये रेड लाइन है, ये है रेड लाइन, इंडिया ने ड्रॉ कर दी रेड लाइन। तो मैंने क्या बताया आपको अभी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पाकिस्तान ने सर क्रीक पर अधिकार की मांग उठानी शुरू कर दी और ग्रीन लाइन निर्धारित कर दी, और भारत ने फिर उसके बाद रेड लाइन निर्धारित कर दी। इन्होंने कहा ये है रेड लाइन, हमारा यहाँ तक, इन्होंने कहा ये है ग्रीन लाइन, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात यहाँ तक नहीं थी। अर्थात भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही अपना अपना सर क्रीक पर अधिकार बता दिया, दोनों ने अपना अपना इस पर अधिकार जता दिया। लेकिन फिर क्या हुआ, देखिए फिर हुआ कुल मिलाकर के ये, फिर भारत ने एक प्रपोजल रखा इनके सामने, इंडिया ने एक प्रपोजल ये रखा। क्या प्रपोजल रखा, ये अभी मैंने बात बताई कि इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दोनों ही देशों ने, ये वही बात है जो मैं बता रहा था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पाकिस्तान ने सर क्रीक पर अधिकार की मांग उठानी शुरू कर दी और ग्रीन लाइन निर्धारित कर दी, भारत ने रेड लाइन निर्धारित कर दी। जो भी बात है वो लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अर्थात भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही सर क्रीक पर अपना अपना अधिकार बताया। आफ्टर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान स्टार्टेड डिमांडिंग द राइट ओवर सर क्रीक एंड सेट द ग्रीन लाइन एंड देन इंडिया सेट द रेड लाइन। दैट इज बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान डिक्लेयर देयर राइट ओवर सर क्रीक। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल टेंशन नहीं। लेकिन बाद में भारत ने यह प्रस्ताव रखा कि इसे बीच में से आधा आधा बांट लिया जाए। बाद में इंडिया ने कहा कि बट लेटर इंडिया प्रपोज दैट इट शुड बी डिवाइडेड इन हाफ फ्रॉम द मिडल। इंडिया ने ये प्रस्ताव रख दिया कि भाई ये काम करो यार, इस पर विवाद चलता ही रहेगा, आप एक काम करो, इसको ना बीच में से आधा आधा बांट दो। अरे इसको बीच में से आधा आधा डिवाइड कर दो। तो इंडिया ने ये प्रपोजल रख दिया कि इसको कर दो बीच में से ऐसे डिवाइड, आधा आधा बांट दो। अब भैया आधा आधा बांटने की बात आ गई। अब दिक्कत ये थी, अब पाकिस्तान का क्या कहना था। अब पाकिस्तान का इस बात पर यह कहना था, वो ये कहता था कि भाई आधा आधा बांट देंगे, तो उनका मानना यह था कि आधा आधा बांटने के बाद जब आधा आधा डिवाइड कर देंगे तो जो हिस्सा आएगा उसके पास, पाकिस्तान के पास जो हिस्सा आएगा उसमें नाव या जहाज आसानी से नहीं चलाए जा सकते, उसका ये कहना था। ये सब मैप चीज़ें मैं आपको मैप पे दिखाने वाला हूँ, जरा मैप की तरफ लेके चलता हूँ और वहाँ पर मैं आपको इस चीज़ को दिखाने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं समझ लो सर क्रीक आखिर है कहाँ, पहले तो ये समझ लो। इसको मैं जूम करता हूँ, सर क्रीक की कहाँ की बात चल रही है। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये देख रहे हो, ये भारत का गुजरात राज्य है, ये देख सकते हैं आप, ये इंडिया का गुजरात राज्य है। यहाँ पर समझ पा रहे हैं, इतना तो यार अंडरस्टैंडिंग होगी आप लोगों की। और यहाँ पर है ये सर क्रीक, इसको और जूम करता हूँ। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आखिर बात कहाँ की चल रही है। ये यहाँ की बात चल रही है, देखो हुआ जूम, दिख रहा है आपको, दिख गया, चलो उम्मीद दिख गया। ये बात यहाँ की है। अब ये जो जगह है, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये है पाकिस्तान का सिंध प्रांत, ये है पाकिस्तान का सिंध प्रांत, और ये है भारत का गुजरात का कच्छ, यहाँ पर है कच्छ, ठीक। और ये इस जगह की बात है, यहाँ पर है ये विवाद, ये जो विवाद है ये यहाँ पर है, इस जगह का ये विवाद है, यही है सर क्रीक, यही क्या है सर क्रीक। अब मैं आपको और अच्छे मैप पर लेकर के चलता हूँ और वहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ जो बातें मैंने आपको बताई थी। ये देखो ध्यान से, अब यहाँ पर बहुत ध्यान से बहुत अच्छे तरीके से समझना है आप लोगों को, जिससे कि बेटर तरीके से आपको हर चीज़ समझ में आती चली जाए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मुझे कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को बस ऐसे ही चीज़ें समझ में आ जाएंगी सारी की सारी। देखो ध्यान से,
मैं आपके सामने पॉइंटर ले रहा हूँ और चीज़ें बस समझाऊंगा आपको। मैंने कहा था, देखिए पहले तो समझ लो कोरी क्रीक, एक नाम आया था कोरी क्रीक। देखो ये जो आप देख रहे हो, ये जो जगह है, ये आप देख रहे हो वाटर है, ये अंदर ये जा रहा है, यही जगह है कोरी क्रीक। इसको क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं कोरी क्रीक। पहले तो ये समझ लो, यही है कोरी, मैंने बताया ना मैप पे आएगा तो वहां समझाऊंगा, यही है कोरी क्रीक। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पे आ जाओ, अभी मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी ना, अब लोगों को भी बताई। देखिए ये वो ग्रीन लाइन, देखो ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, यही है, यही है, ये देखो यही है वो हिस्सा, यही है वो हिस्सा। क्या? सर क्रीक, ये जो अंदर जा रहा है, जैसे जैसे पानी का हिस्सा ना, ऐसे अंदर ये जा रहा है दलदली स्थान, ऐसे ये सेम ये है। ऐसे पाकिस्तान का ये सिंध, देखो पाकिस्तान ने कर दी ग्रीन लाइन ड्रॉ, दिख रहा है, ये देखो ये है ग्रीन लाइन, दिख रहा होगा आपको, ये है ग्रीन लाइन। फिर ये इंडिया का कच्छ है, इन्होंने भी क्या कर दी, इन्होंने यहाँ इधर कर दी रेड लाइन, ये है रेड लाइन, यहाँ तक है हमारा हिस्सा। अब पाकिस्तान का ये कहना है, पाकिस्तान का कहना है कि भाई ये जो जगह है ये इतनी ज़्यादा छोटी है कि हमारे, यदि हम इसको बीच में से बांट देते हैं, यदि हम इसको बीच में से डिवाइड कर देते हैं, आधा इधर और आधा इधर, तो हमारी तो नाव नहीं घूमेगी, क्योंकि पानी वाला जो क्षेत्र है वो बहुत कम है हमारी तरफ। पाकिस्तान का ये कहना था। देख पा रहे हो? पहले समझ लो भाई ध्यान से, और जूम कर देता हूँ, ध्यान से समझ लो सारे के सारे लोग। ये चीज़ें जो हैं, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, बहुत कम आपको चीज़ें, बहुत इतनी ज़्यादा डीपली कोई चीज़ें आपको नहीं समझाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को जो आपको समझने को मिल रही है उनको ध्यान से समझ लो। देखिए यही है सर क्रीक, देखो बताया, ये है सर क्रीक। ये लाइन ग्रीन लाइन इधर से पाकिस्तान ने खींच दी, उन्होंने यहाँ तक कि हमारा है यहाँ तक एरिया। इंडिया ने अपने यहाँ से रेड लाइन खींच दी कि हमारा एरिया है यहाँ तक। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि फिर जब इंडिया ने ये प्रपोजल रखा कि भाई बीच में से बांट दो, तो फिर इंडिया के इस प्रपोजल को पाकिस्तान ये कहता है, इसलिए नहीं एक्सेप्ट करता, इस प्रपोजल को पाकिस्तान इसलिए नहीं मानता कि वो ये कहता है कि यदि इसको बीच में से डिवाइड कर देंगे, यदि इसको हमने बीच में से यहाँ से, जैसे मान लो कि इसको ऐसे बीच में से डिवाइड करने लगे, मान लो ऐसे ऐसे बीच में से इसको डिवाइड कर दें कि इधर इस जो मैंने अभी लाइन खींची है ब्लैक ब्लैक, शायद दिखे ही ना हो आपको। ठीक है, यदि इसको बीच में से इस तरह से डिवाइड करने की कोशिश करें, तो इधर आधा भारत, इधर पाकिस्तान, तो पाकिस्तान ये कहना कि हमारी तरफ जो ये वाला हिस्सा आएगा, इस हिस्से में नाव नहीं घूमेगी हमारी, ना हमारे जहाज घूमेंगे, ये कहना है पाकिस्तान का। तो उसका ये कहना है कि बंटवारे के बाद जो हिस्सा उसके पास आएगा उसमें नाव या जहाज आसानी से नहीं चलाए जा सकते, क्योंकि यह दलदली क्षेत्र है, एक क्या है, एक वेट एरिया है या एक मार्शी एरिया है, और इसमें बंटवारे के बाद पानी वाला जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं बचेगा हमारी तरफ। पाकिस्तान का ये कहना है कि पानी वाला जो एरिया है वो बहुत कम बचेगा, ज़्यादातर दलदली रहेगी, तो हम यहाँ पर हमारी ना नाव घूमेगी ना हमारे जहाज, और ये तभी से विवादित क्षेत्र है। But Pakistan said that the boat or ship cannot be easily operated in the part that will come to it, जो उसके पास आएगा after partition, because it is a marshy area, ये एक दलदली स्थान है, and after splitting, इसको split करने के बाद, बंटवारे के बाद, the water area did not remain very wide, water area जो है वो बहुत ज़्यादा वाइड नहीं बचेगा, and since this is a disputed area, उसी के बाद से जो सर क्रीक है ये क्या है, विवादित क्षेत्र है। उसी के बाद से सर क्रीक पर क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है। बात आ रही है? मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी। वापस से देख लीजिए, मैंने सर क्रीक के बारे में भी आपको समझाया है, बहुत अच्छे से आपको सारी की सारी चीज़ें समझाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, तो बिल्कुल टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, सब चीज़ें आपको समझ के चल रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। यही था सर क्रीक का विवाद। तो देखो ये वो चीज़ें होती हैं जिनको आपको अच्छे से समझ के चलना पड़ता है। हर चीज़ है, मैपिंग से समझोगे बहुत, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत का सामना किसको करना पड़ता है? यहाँ पर दिक्कतों का सामना सबसे ज़्यादा करना पड़ता है मछुआरों को। जो मछुआरे हैं, जो फिशरमैन हैं, उनको सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है मछुआरों को। इस क्षेत्र में सबसे अधिक समस्या का सामना मछुआरों को करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें रेड लाइन का और ग्रीन लाइन का कोई ज्ञान नहीं, पता ही नहीं होता उनको कहाँ रेड लाइन है कहाँ ग्रीन लाइन है। भाई वहाँ पर कोई ग्रीन लाइन थोड़ी खींच रखी है, बस एक निर्धारित कर दिया, जैसे आप समझते हो, ये जैसे मैंने आपको समझाया लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब कहीं पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड खींची थोड़ी ना है, कहीं खींच थोड़ी रखी है। भाई हम एक स्थान निर्धारित कर देते हैं कि ये है हमारी ग्रीन लाइन, अब हमने खींच दी ये रेड लाइन, इस तरह से। अब दिक्कत सबसे बड़ी होती है मछुआरों को, क्योंकि इन्हें रेड लाइन और ग्रीन लाइन का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। इनको कभी पाकिस्तान वाले गिरफ्तार कर लेते हैं, और कभी पाकिस्तान वाले इधर आ जाते हैं, तो कभी भारत वाले गिरफ्तार कर देते हैं। इनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत यही है। फिशरमैन फेस द मोस्ट प्रॉब्लम्स इन दिस एरिया बिकॉज दे हैव नो नॉलेज ऑफ रेड लाइन एंड ग्रीन लाइन। उनको ना तो रेड लाइन की नॉलेज है, ना उनको ग्रीन लाइन की नॉलेज है। समटाइम पाकिस्तान अरेस्ट देम एंड समटाइम्स इंडिया। तो इस तरह से ये चीज़ें चलती रहती हैं। आपने देखा होगा जब इंडिपेंडेंस डे आता है भारत का या उनका, तो कि 250 मछुआरों को रिहा किया गया, वो ऐसे ही होते हैं। मान लो मछली पकड़ने के चक्कर में नाव लेकर के दूर निकल गए और पता ही नहीं चला, पार कर गए। तो इस तरह की समस्याएं सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं वो मछुआरों को करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको जो आज का सेशन, अभी बहुत सारे विवाद हैं, अभी रन ऑफ कच्छ पढ़ोगे, अगली क्लास में रन ऑफ कच्छ का विवाद पढ़ेंगे, LOC का विवाद, ये सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल दिक्कत वाली बात कुछ भी नहीं है। हम हर चीज़ को अच्छे से समझने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, हर चीज़ अच्छे समझेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है
आपको जो जितना भी चीज़ें हमने अब तक पढ़ी हैं वो समझ में आई होंगी। और भी देखो टाइम इसलिए लग जाता है कि बहुत सारी चीज़ों की ना बड़ी दिक्कत सी आ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि मान लो क्लास में कल, हालांकि क्लास आपको कल ही मिल जाती है, लेकिन दिक्कत ये हो जाती है यार, साउंड की प्रॉब्लम हो गई बहुत बुरी तरह से उस क्लास में, कहीं उसमें साउंड था, कहीं उसमें क्लास साउंड नहीं था, अब पता नहीं है क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो इस वजह से क्लास जो है वो थोड़ा लेट लतीफ़ हो जा रही है। बाकी पूरी की पूरी कोशिश है कि आपके सामने क्लास जो है वो टाइम से आती रहे। ठीक है, इट्स ऑल फॉर द डे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए इस क्लास में।